Hello students, today we will discuss about the torque due to electric dipole. टॉपिक है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल को अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो उस पर टॉर्क लगता है। बात आया कि अगर किसी डाइपोल को हम लोग यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो उस पर टॉर्क कैसे काम करेगा। टॉर्क होता क्या है, तो एक तो तुम जान लो कि टॉर्क क्या होता है। तो 11th क्लास में बताए थे कि टॉर्क प्लेज द सेम रोल इन रोटेशनल मोशन एज फोर्स इन ट्रांसलेटरी मोशन। तो किसी भी बॉडी को रोटेट कराने के लिए जो फोर्स लगता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, टॉर्क कहते हैं। तो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर डाइपोल को रख देंगे तो कैसे टॉर्क काम करेगा, तो हम उस डेरिवेशन को देखेंगे। काफी इंपॉर्टेंट है ये, इंपॉर्टेंस एग्जामिनेशन के लिए, 12 के लिए और कंपटीशन के लिए भी। तो पहले तो लिख देते हैं कि व्हेन इलेक्ट्रिक डाइपोल is placed in uniform electric field, it experienced torque and due to effect of torque, the dipole can be rotated in electric field। तो जो मैकेनिज्म में टॉर्क का कंसेप्ट वही हुआ कि टॉर्क लगने से सिस्टम में रोटेशन होता है। जैसे दरवाजा खोल रहे हो, टॉर्क लग रहा है, उसको हम खोल रहे हैं, बंद कर रहे हैं, तो टॉर्क के कारण ही। या सिंपल सी बात है, पेन को ऐसे ऐसे खोल रहे थे, ये जो घूम रहा है पेन, इस पे भी टॉर्क लग रहा है, तभी कारण हो रहा है। इसीलिए मैंने 11th क्लास पे डिस्कस किया था कि टॉर्क प्लेज द सेम रोल इन रोटेशनल मोशन एज फोर्स इन ट्रांसलेटरी मोशन। दोनों सेम चीज है, लेकिन रोटेशनल एनालॉजी में उसको हम लोग टॉर्क कहते हैं। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल को अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो ये टॉर्क एक्सपीरियंस करता है, और टॉर्क के प्रभाव के कारण जो डाइपोल है वो इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या हो सकता है, रोटेट कर सकता है, घूम सकता है। अब इसको समझने के लिए थोड़ा सा हम एक फिगर बना देते हैं। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने बताया था, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। इसको इलेक्ट्रिक फील्ड को कहते हैं, पैरेलल होता है, इक्वी डिस्टेंस इक्वी स्पेस्ड लाइंस होते हैं, उसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कहा जाता है। इस तरह का है। और एक टॉर्क डाइपोल को मैंने इस पे रख दिया। देखो ये डाइपोल मान लो है, ए और ए पर माइनस क्यू चार्ज है और बी पर प्लस क्यू चार्ज। इधर इलेक्ट्रिक फील्ड ही है। मैंने बताया था कि अगर किसी चार्ज पार्टिकल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर क्या लगता है, इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है। तो बी बिंदु पर एक पॉइंट चार्ज प्लस क्यू है और ए बिंदु पर माइनस क्यू चार्ज है। तो बी बिंदु पर जो फोर्स का डायरेक्शन मैंने बताया था कि पॉजिटिव चार्ज के लिए फोर्स और फील्ड का डायरेक्शन सेम होता है। तो प्लस क्यू चार्ज है, जिसका मतलब इसका फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा, इधर होगा। और माइनस क्यू चार्ज है तो इसके लिए इसका फोर्स का डायरेक्शन इधर होगा। ये फोर्स का वैल्यू F इक्वल टू QV हो गया, यहां भी F इक्वल टू QV हो गया। देख लो माइनस क्यू, फोर्स का इलेक्ट्रिक फोर्स का वैल्यू होता है F इक्वल टू Q इंटू E। तुम देखो कि दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन दोनों का डायरेक्शन अपोजिट। एक इधर लग रहा है राइट साइड में, एक लेफ्ट साइड में लगा। और सपोर्टेड ये जो डाइपोल बन रहा है इसका लेंथ मैंने 12 लिया है। लेंथ ऑफ डाइपोल कितना है, 12 है। फिर से समझो। अच्छा तुम कह सकते हो कि डाइपोल का फिगर मैंने इसे इंक्लाइन क्यों कर दिया। मैं इंक्लाइन इसलिए किया है कि एक जनरल केस में बता रहा हूं कि डाइपोल घूम रहा है और वो थीटा एंगल बना रहा है, क्योंकि इसका डाइपोल मोमेंट इधर है और ये कितना थीटा एंगल बना रहा है। अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं ऐसे हम लोग,
मान लो m परपेंडिकुलर है, तो ये कितना एक्सिस हो, ये फील्ड के साथ में वो जो डाइपोल है वो कितना एंगल बनाया, थीटा बनाया। रोटेशन के कारण, जैसे सपोर्टेड ये ऐसे था, ऐसे होगा, टॉर्क लगा, ये ऐसे रोटेट कर दिया, तो ये जो एंगल बन रहा है मैंने वो थीटा एंगल दिखाया है, देख लो यहाँ पर थीटा एंगल है। और फिर B से M परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ये जो डॉटेड लाइन से इसको बढ़ा दिया, माने वो जो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है उधर ही हम लोग AM को दिखा रहे हैं, और BM परपेंडिकुलर है। तो फिगर के बाद हम इसमें थोड़ा सा कुछ कैलकुलेशन करेंगे। फिगर बना, मतलब डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया, तो तुम देख रहे हो कि प्लस, चूंकि डाइपोल में दो चार्ज है और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है, तो प्लस क्यू चार्ज के कारण जो फोर्स लगा क्यू वी, उसका डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की ओर है, और माइनस क्यू चार्ज के कारण फोर्स लगा उसका डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का अपोजिट है, अपोजिट नेगेटिव चार्ज है। अच्छा, क्वेश्चन आता है कि दो को फोर्स लगा और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन दोनों फोर्स का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, तो किसी डाइपोल पर नेट फोर्स का मान क्या होगा। अगर डाइपोल को रखा गया इलेक्ट्रिक फील्ड में तो उस पर नेट फोर्स का मान क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि प्लस क्यूवी और माइनस क्यूवी दोनों को हम लोग ऐड करते हैं, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम और डायरेक्शन अपोजिट है, तो टू इक्वल अपोजिट वेक्टर को ऐड करते हैं तो वैल्यू क्या होता है, जीरो वेक्टर। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि यहाँ पर नेट फोर्स का वैल्यू हमारा क्या होगा, जीरो होगा। लेकिन टॉर्क जीरो नहीं होगा। बड़ा इंटरेस्टिंग है कि फोर्स जीरो हो रहा है लेकिन टॉर्क तो एक्सपीरियंस किया। इसीलिए कहा जाता है, क्वेश्चन आता भी है कि अगर किसी डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो नेट फोर्स का वैल्यू क्या होगा, तो नेट फोर्स का वैल्यू जीरो, बट टॉर्क विल बी एक्सपीरियंस, क्योंकि वो टॉर्क के कारण ही तो रोटेट कर रहा है, और वही हमारा मेन टारगेट होता है, उसी टॉर्क को कैलकुलेट करना, उसी टॉर्क को निकालना। तो फिगर समझ गए होंगे, फिगर बना लिए होंगे। अब हम इसी को थोड़ा सा करते हैं, थोड़ा लैंग्वेज देते हैं। कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल of length 2L is placed in uniform electric field E. The plus Q charge dipole experienced electric force along the direction of field and minus Q charge experienced electric force opposite to direction of field, वही इलेक्ट्रिक फील्ड की बात है। प्लस क्यू चार्ज के कारण जो फोर्स लगा उसका डायरेक्शन फील्ड की ओर है, और माइनस क्यू चार्ज के कारण जो फोर्स लगा वो फील्ड का अपोजिट है। इसका मतलब है यहां पर दो फोर्स हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम, लेकिन दोनों का डायरेक्शन क्या हो रहा है, अपोजिट हो रहा है। इसको नोट, opposite to direction of field। प्लस क्यू चार्ज के कारण फोर्स उधर, माइनस क्यू चार्ज के कारण फोर्स इधर हो गया। तो इसका मतलब हुआ कि टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस फॉर्म्स ए कपल ऑफ फोर्स, फोर्स का जोड़ा बना रहा है, कपल बना रहा है।
और वैसा जोड़ा जिसपे कि मैग्नीट्यूड सेम और डायरेक्शन क्या हो रहा है, अपोजिट हो रहा है। अब जहां कपल ऑफ फोर्स होगा तो उसका मतलब है कि वहां पर टॉर्क लगेगा। टॉर्क क्या होता है, कपल ऑफ फोर्स, जिसको हम लोग बलयुग्म कहते हैं, उसके कारण ही तो टॉर्क लग रहा है। क्योंकि मान लो ये पेन है, एक फोर्स इधर लगा रहा है, एक फोर्स इधर लगा रहा है, तो पेन क्या हुआ, रोटेट कर दिया। तो इसका मतलब टू इक्वल अपोजिट फोर्सेज जो है यहाँ पर टॉर्क के लिए रिस्पॉन्सिबल है। टॉर्क उनके कारण यहाँ पर डेवलप होगा। तो the two equal and opposite forces forms a couple of force। टू इक्वल अपोजिट फोर्सेस क्या फॉर्म्स करेगा, तो कपल ऑफ फोर्स, एंड हेंस टॉर्क विल बी डेवलप, और उसके कारण वहां पर क्या होगा, टॉर्क डेवलप होगा। अब हमें जानते हैं, वी नो दैट magnitude of either force into magnitude of either force into perpendicular displacement, perpendicular displacement। टॉर्क इज इक्वल टू होता है मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्सेस इनटू परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट। कोई भी फोर्स, एक कोई फोर्स हुआ उसका मैग्नीट्यूड ले लेंगे और उसका जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन होगा वो ले लेंगे। तो इस फिगर में जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन है ये bm है। देख रहे हो कि यहाँ और यहाँ इस एक्सिस के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट है कौन है, bm है। तो bm का वैल्यू कितना हो जाएगा, 12 sin थीटा। इस फिगर में देखो राइट एंगल ट्रायंगल है AMB, तो bm का वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 sin थीटा। तो टॉर्क का सिंबल टा होता है। अब मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्सेस मतलब QV कोई एक इनटू परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट, तो परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, 12 sin थीटा। तो QV इनटू 12 sin थीटा, E इनटू Q 12। बोलो क्या इससे आ रहा है, तो Q इंटू 12 बराबर मैंने बताया था डाइपोल मोमेंट होता है, बट Q इंटू 12 इज इक्वल टू P इज इक्वल टू डाइपोल मोमेंट। इसलिए टाई इज इक्वल टू फाइनल फार्मूला PE sin थीटा। तो टॉर्क का फार्मूला क्या निकला, डेरिवेशन क्या निकला, PE sin थीटा। किस बात पर निर्भर किया, तो डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड और उन दोनों के बीच का जो एंगल हो रहा है उस पर निर्भर कर रहा है हमारा टॉर्क। टॉर्क का फार्मूला PE sin थीटा हुआ। नोट
तो ये हमारा टॉर्क। अब टॉर्क कैसा क्वांटिटी है, तो तुम पढ़े हो क्लास 11 पे, टॉर्क इज वेक्टर क्वांटिटी। तो ये इक्वेशन 1 रिप्रेजेंट्स किया तो हम मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क, तो डायरेक्शन क्या होगा। तो तुम्हें मालूम है कि टॉर्क को हमने जब बताया था क्लास 11 पे, तो क्रॉस प्रोडक्ट और 2 वेक्टर बताया था। तो क्रॉस प्रोडक्ट अगर 2 वेक्टर का किया गया था तो उसमें भी तुम पढ़े थे ए बी साइन थीटा। तो देखो तो P क्रॉस E इक्वल टू P साइन थीटा। अब वो जो क्रॉस प्रोडक्ट हुआ था ए बी साइन थीटा, उस पर प्रोडक्ट वेक्टर का डायरेक्शन क्या था। तो मैंने बताया था कि जो प्रोडक्ट वेक्टर होगा उसका डायरेक्शन हमेशा परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ टू गिवन वेक्टर्स, जिनका आप क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हो उन्हीं के प्लेन का वो परपेंडिकुलर होता है। तो इसका मतलब P साइन थीटा जो निकला टॉर्क, इसका डायरेक्शन क्या होगा, तो परपेंडिकुलर होगा तुम्हारा P का। डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो प्लेन है उनका वो परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा जो उसका डायरेक्शन होता है वेक्टर में, क्रॉस प्रोडक्ट में वो परपेंडिकुलर टू दी प्लेन होता है। इसको हम लिख सकते हैं द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क is always perpendicular to the plane of P and E। डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो प्लेन होगा उसका परपेंडिकुलर होगा हमेशा। अब जरा एनालिसिस करते इस रिजल्ट पर, जो एमसीक्यू क्वेश्चन में भी इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू के लिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए। डिफरेंट केसेस लेते हैं। केस 1, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। अगर थीटा 0 है तो टॉर्क का वैल्यू 0 हो जाएगा, क्योंकि साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0। लेकिन सिचुएशन कैसा होगा, तो जरा फिगर में देखो। जैसे मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है तुम्हारा, इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसमें मैंने डायपोल होगा, देखो 0 डिग्री बन गया। ये हमारा ए, ये हमारा बी, माइनस क्यू प्लस क्यू चार्ज है। तुम देखो कि डायपोल मोमेंट माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर होता है, दोनों के बीच का एंगल कितना हो रहा है, 0 डिग्री हो रहा है। तो वैसा केस में टॉर्क का वैल्यू क्या हो जाएगा, P साइन 0 डिग्री, टॉर्क विल बी 0। अब टॉर्क 0 होगा तो रोटेशन संभव नहीं होगा, टॉर्क का मान क्या हो रहा है, 0 हो गया। कब, जब डायपोल मोमेंट तुम्हारा या डायपोल पैरेलल रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो टॉर्क का वैल्यू क्या हो गया, 0 हो गया। इसका मतलब वो डायपोल पैरेलल है इलेक्ट्रिक फील्ड का, देख लो सेम डायरेक्शन में है तो पैरेलल है। अब 2 पैरेलल वेक्टर हो रहा है, तुम्हें मालूम है वेक्टर में भी पढ़े होंगे कि 2 पैरेलल वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट का जो वैल्यू होता है 0 होता है। तो यहां पर भी वही हो गया, P और E दोनों वेक्टर है और दोनों पैरेलल है, यही कारण है टॉर्क का वैल्यू हमारा 0 हो जाएगा। नेक्स्ट सिचुएशन आता है कि थीटा इज इक्वल टू केस 2 में लेते हैं हम लोग 90 डिग्री, तो साइन 90 डिग्री मैक्सिमम, तो टॉ इज इक्वल टू पीई, माने मैक्सिमम टॉर्क का वैल्यू हुआ। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड में परपेंडिकुलर अगर रखा जाए डायपोल को, तो टॉर्क का वैल्यू क्या होगा, मैक्सिमम होगा। जैसे ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस तरह से यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है यूनिफॉर्म है, माइनस क्यू प्लस क्यू, देख रहे हो परपेंडिकुलर है, इसका मतलब टॉर्क क्या हो रहा है, मैक्सिमम होगा। तो मैक्सिमम टॉर्क होने के लिए जो डायपोल है वो इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए, पैरेलल में 0, और मैक्सिमम कब हो गया, जब 90 डिग्री होगा तब। केस 3, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो गणित के हिसाब से तुम्हें मालूम है साइन 180 डिग्री का वैल्यू 0 होता है, तो P साइन 180 डिग्री देन टॉर्क विल बी 0।
सिचुएशन कैसा हो जाएगा इसके लिए, तो फिगर देख लेते इसके लिए भी हम लोग। इलेक्ट्रिक फील्ड तो यूनिफॉर्म है हमारा, इस तरह ही जाएगा। इस तरह से दे दिए, मान लो ये डाइपोल है, अब माइनस क्यू इधर हो गया और प्लस क्यू इधर, तो डाइपोल मोमेंट किधर हो गया, इधर हो गया। कितना एंगल बन रहा है 180 डिग्री, क्योंकि डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन इधर हो गया, डाइपोल मोमेंट तो हमारा इधर हो गया और इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमारा यूनिफॉर्म है राइट साइड पे ही, तो टॉर्क का वैल्यू 0। इसका मतलब है कि एंटी पैरेलल हो गया, तो दो एंटी पैरेलल वेक्टर का भी क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, 0 होता है, तो टॉर्क का वैल्यू 0। इसका मतलब पैरेलल अगर रहा डाइपोल मोमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो टॉर्क का वैल्यू 0, अगर वो एंटी पैरेलल रहा तो भी 0, और परपेंडिकुलर रहा तो मैक्सिमम टॉर्क एग्जिस्ट कर गया, टॉर्क इज इक्वल टू E। तो ये हमारा टॉर्क का टॉपिक था, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छा से कर लेना, प्रैक्टिस करना, देखना वीडियो को 2 बार 3 बार, जितना बार समझ में नहीं आता है बार बार उसको देखो और उसको प्रैक्टिस करो। ठीक, थैंक यू।